चलो देखो, तो आज हम लोगों को पढ़ना है लाइट फैक्टर। लाइट हम लोगों को पता है कि बायोटिक फैक्टर होता है। अब हम लोगों को पता है लाइट, सबसे पहले अगर मैं प्लांट के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो लाइट प्लांट को किस लिए चाहिए होती है? फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होती है। अगर प्लांट को लाइट नहीं मिलेगी प्रॉपर अमाउंट में तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अभी देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखती है। सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, हम लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करता है। अ प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल, फोटोसिंथेसिस नाम से ही पता चल रहा है लाइट की प्रेजेंस में होने वाला सिंथेसिस। तो एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में ही हो सकता है, और सन इज द ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन एक ओनली एंड अल्टीमेट सोर्स होता है एनर्जी का। एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हो ना अपनी सबके सब? यस मैम। हाईलाइट करते जाना पॉइंट्स को। We can quickly understand the importance of light for living organism, particularly autotrophs। हम लोग यहाँ से बहुत इजीली समझ सकते हैं कि लाइट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, और मेन इंपॉर्टेंस तो लाइट की ऑटोट्रॉफ्स है, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर ही तो हम लोग डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब सपोज करो हमारे ऑटोट्रॉफ्स को लाइट नहीं मिलेगी तो फूड नहीं बनाएंगे, वो फूड नहीं बनाएंगे तो हम खाएंगे क्या, है ना? इसलिए हम भी लाइट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते ही करते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जैसे कि हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, ग्रोइंग इन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, आर अडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय लाइट। ये वाली लाइन कितने बच्चों को समझ में आई? अब पता है हर्ब्स और शर्ब्स क्या होता है? प्लांट के जो साइड साइड में होते हैं ना, वो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, वो वाले प्लांट्स है हर्ब्स और शर्ब्स। अब बड़े बड़े ट्रीज के साइड में ग्रो कर रहा है, ट्रीज की शेडो आ रही है उनके ऊपर, तो उनको प्रॉपर अमाउंट में लाइट नहीं मिल रही होती है ना। तो एनसीईआरटी ये कह रही है कि जितने भी हर्ब्स और शर्ब्स होते हैं ना, उन्होंने अपने आप को इस वे में अडेप्ट किया हुआ है कि है तो वो भी प्लांट, फोटोसिंथेसिस तो वो भी कर रहा है, लेकिन वो लो लाइट में भी, बिकॉज शेडो उनके ऊपर पड़ रही है, लाइट बहुत कम अमाउंट में उनको मिल रही है, तो बहुत कम अमाउंट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ऐसी उनके अंदर एडेप्टेशन है, ठीक है। या फिर कैनोपी ट्रीज या टोल ट्रीज के आसपास जो छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं। मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। अब ये कंसेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों किसमें, फोटो से प्लांट फिजियोलॉजी में। प्लांट फिजियोलॉजी में होता है ना लॉन्ग डे फ्लावरिंग वाले, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको लॉन्ग ड्यूरेशन की लाइट चाहिए होती है तभी वो फ्लावरिंग करता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शॉर्ट डे वाले होते हैं, उनको बहुत कम टाइम पीरियड तक का लाइट चाहिए होती है तब वो फ्लावरिंग करेंगे। कुछ मीडियम वाले भी होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए तो उनको लाइट चाहिए ही, उनको फ्लावरिंग करने के लिए भी लाइट की जरूरत होती है। फॉर मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, लाइट इज इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम लोग पता है जब तक लाइट मतलब सन की लाइट रहती है हम लोग उठे रहते हैं। जैसे ही हमारा सन सोने के लिए गए, हम भी सोने के लिए चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं? बच्चे एक्सेप्शन होता है, बच्चे रात में ब्लैंकेट के अंदर अपना मोबाइल यूज करते रहते हैं, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो टाइम से सो जाते हैं, नहीं सो जाते हैं। तो हम लोग भी तो लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ना। जब तक लाइट है तब तक हम उठे हुए हैं, जैसे ही लाइट गई हम लोग सोने चले गए। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जो रात में घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, रात में निकलते हैं, और जैसे ही लाइट आने शुरू हो जाती है, मतलब सुबह होनी शुरू होती है, वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। उनको बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। एक होते हैं डायूरल, सॉरी डायूरल का मतलब होता है जो दो टाइप के सीजन रखते हैं। तो हमारे जो रात में जागते हैं उनको बोलते हैं नॉकटर्नल एनिमल्स। मैं ना हमेशा प्रॉब्लम है, बोलते टाइम में स्पेलिंग हमेशा गलत लिखती हूँ। मैम बैट्स इनमें आएंगे? नो, हाँ बैट इसी में आएंगे। बैट हो गया हमारा, आउल हो गया। ये वो एनिमल है जो रात में फूड की सर्च में निकलते हैं, या फिर रात में अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज करते हैं। आउल रात में निकलता है, उसका अलग रीजन है, बिकॉज उसकी आईज में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, ज्यादा अमाउंट में रोड्स प्रेजेंट होती है, जो डिम लाइट में उसको देखने के लिए पॉसिबल बनाता है।
किस लिए। लेकिन हम लोग लाइट पे तो डिपेंड कर रहे हैं ना, एनिमल्स भी। प्लांट्स तो हमने बोल दिया मेनली डिपेंड करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन एनिमल्स भी डिपेंड कर रहे हैं। एनिमल्स डिपेंड कर रहे हैं बिकॉज एनिमल्स क्या कर रहे हैं, अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब एक्टिविटीज किस टाइम में कर रहे हैं, डे टाइम में कर रहे हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो नाइट टाइम में कर रहे हैं। या फिर उनकी फोरेजिंग हैबिट समझते हो बच्चों? देखो जैसे मैं एनसीईआरटी के साइड में लिख रही हूँ ना, आप लोग भी एनसीईआरटी के साइड में लिखो, इसीलिए मैं ऐसी स्लाइड्स प्रिपेयर करके चलती हूँ यहाँ पे। फोरेजिंग का मतलब होता है ईटिंग हैबिट, या फिर फीडिंग हैबिट लिख लो इसको। अब जैसे कि हमारे डॉग्स होते हैं बच्चों, डॉग खाने की इधर से इधर, इधर से इधर घूमते रहते हो, किस लिए घूमते हैं? खाने की सर्च में घूमते हैं। बिकॉज हम लोग डे टाइम में एक्टिविटीज कर रहे हैं, बहुत वेस्ट मटेरियल हम लोग इधर उधर डालेंगे, खाना इधर उधर फेंकेंगे, तो वही तो डॉग्स आके खाता है। हमें थोड़े ना हम अलग से उनके लिए बना के लेके जाते हैं कि मम्मी अभी डॉग्स के लिए खाना बना रही है, ऐसे नहीं होता ना। तो उनको फीडिंग हैबिट के लिए भी डे टाइम में ही बाहर निकलना होगा, तभी उनको फूड मिलेगा। जैसे कि हम लोगों ने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। एक होता है सीजनल ब्रीडर, एक होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। तो इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे कि फॉक्स का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। फॉक्स एक ऐसा एनिमल है, जब उसको प्रॉपर अमाउंट में लाइट मिलती है तभी वो मैटिंग करता है सिर्फ। कुछ होते हैं माइग्रेटरी एक्टिविटीज। माइग्रेटरी एक्टिविटीज का मतलब ये हुआ, जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप की जैसे बर्ड्स होती है ना, वो बर्ड्स क्या है कि एक जगह पे, अभी बहुत ज्यादा सर्दी हो रखी है, जैसे टेम्परेचर वाला टाइम आ गया कि एक जगह पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, और कुछ एनिमल्स वहां पे ऐसे हैं कि वो एनिमल्स इतने डाउन टेम्परेचर में, इतने लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहां से किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट हो जाएंगे। मतलब टेम्पररी अपनी जगह को चेंज कर लेना। टेम्पररी वे परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। एनिमल्स मेनली तो ये बर्ड्स होती हैं जो अपनी जगह को या अपनी लोकेशन को चेंज कर लेती हैं सिर्फ और सिर्फ एक सुटेबल एनवायरनमेंट में रहने के लिए। तो तीनों टर्म्स क्लियर हुआ। फॉरेजिंग का मतलब फीडिंग हैबिट, रिप्रोडक्शन कैसे लाइट पे डिपेंड कर रहा है, माइग्रेटरी एक्टिविटीज कैसे लाइट पे डिपेंड कर रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आगे देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक विद दैट ऑफ टेम्परेचर। लाइट और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन है या नहीं है? जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ही टेम्परेचर हाई होगा ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आ रही है, और सन से जितनी लाइट आएगी उतना ही टेम्परेचर हाई होगा। जितनी लाइट कम होगी उतना टेम्परेचर कम होगा। ये चीज हमें याद है। सन इज द सोर्स, तो सन ही एक ऐसा सोर्स है जो हमारी अर्थ पे लाइट की इंटेंसिटी को भी मेंटेन करता है और टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर हम बात करें डीप सीज की, डीप ओशियंस की, वहां पे लाइट बहुत कम जा पाती है, इन्वायरमेंट एकदम डार्क होता है, एंड इट्स इनहैबिटेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ ए celestial सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। मतलब वो जो डीप ओशियंस की हम बात करें, डीप ओशियंस में इन्वायरमेंट एकदम डार्क रहता है, वहां पे कोई भी लाइट नहीं जाती। क्या वहां पे कोई दूसरा सोर्स हो सकता है एनर्जी के लिए? हो सकता है वहां पे दूसरा सोर्स? Yes, ma'am. वहां पे कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है एनर्जी के लिए, ये आपको याद रखना है। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर लाइट। मतलब जो लाइट आ रही है उसकी क्वालिटी क्या है, कितने स्पेक्ट्रम की है, कितना वेव। मैम वोल्केनिक इरप्शन तो हो सकता है ना, जो अंडर वाटर होता है। और इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन वाटर में थोड़ी ना होता है। ओशियन, वो लावा वगैरह बोला जाता है ना कि ओशंस वगैरह के अंदर निकलते रहते हैं। वो इस वजह डीप सोर्स में ना ऐसे हो सकता है कि जो आपका डीप से ऊपर वाली लेयर वाले जो एनिमल्स होंगे ना, उनके पास अगर कोई प्रॉपर अमाउंट में फूड है या वो कहीं से फूड लेके आ रहे हैं तो फूड वहां पे ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जो डीप सॉइल डीप वाटर वाले एनिमल्स वो खुद से फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। वो किसी से इनडायरेक्ट वे में एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली सन की एनर्जी उनके पास नहीं जाएगी। ये चीज ओके मैम। ठीक है। एंड द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी एनिमल्स व्हाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। अभी हम लोगों को ये बस इतना यहाँ पे याद रखना है कि जो यूवी लाइट होती है वो सबके लिए हार्मफुल होती है। विजिबल स्पेक्ट्रा अवेलेबल फॉर मैराइन एनिमल्स लिविंग एट द डिफरेंट डेप्थ ऑफ द ओशियंस। ओशियंस के जो अलग अलग डेप्थ पे एनिमल्स रहते हैं उनके लिए कौन सी लाइट अवेलेबल होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट।
जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे ओशंस के हैं. अमंग द रेड, green, brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water and why. ये आपके कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो मेनली आते नहीं है कभी भी एग्जाम में. नेक्स्ट आता है बच्चों हम लोगों का सॉइल. वाटर वाली चीज मेरे को बताओ, वाटर वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ क्या सबको? Yes, ma'am. वाटर वाटर वाला क्लियर है हम लोगों को, और ये लाइट वाला क्लियर है. तो अगर लाइट में से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है लाइट में से? क्वेश्चंस दिखा दूं मैं एक बार आप लोगों को. Yes, ma'am. देखो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का यहाँ पे ये बनेगा कि लाइट किस किस चीजों, मतलब एक तो हमारे ये जो फॉरेजिंग, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटिंग, इसको तो आप हाईलाइट ही कर लो यहाँ पे. ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तीनों टर्म्स हमारा एनिमल्स में डिस्क्राइब कर रहा है, और प्लांट्स के अंदर तो हम लोग बहुत इजीली डिस्क्राइब कर ही लेते हैं इन चीजों को कि प्लांट्स के अंदर कैसे हो रहा है. अब यहाँ पे ना कुछ थोड़ा सा ना इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों को पढ़ना है. मैं एक ब्लैक स्क्रीन पे आपको समझा देती हूँ. मेनली देखो क्वेश्चन कैसे आता है. ये समझ लेना एक ओशन टाइप से है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होता है. इन लेवल्स के नाम पे क्वेश्चन आ जाता है. ये वाला जोन होता है, इसको हम बोलते हैं लिथोरल जोन. इसको डायग्राम को बना लेना. लिथोरल जोन जिसके ऊपर जनरली पाए जाती हैं सिर्फ रूटेड वेजिटेशन. यहाँ पे इसको बोलते हैं फोर्टिक जोन, या फिर इसको लिम्नेटिक जोन भी हम बोल सकते हैं. ये होता है मेरा प्रोफंडल जोन, या फिर डिसफोर्टिक जोन भी इसको बोलते हैं. ये सबसे लास्ट इसको हम बोलते हैं ए फोर्टिक जोन. अभी देखो फोर्टिक और डिसफोर्टिक और ये ए फोर्टिक ये किस लिए बताया गया है? जैसे कि ऊपर सन है, सन से लाइट आ रही है तो सबसे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी किसको मिल रही होगी? फोर्टिक जोन वाले पार्ट को ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इन नंबर पे मिल रही होगी किसको? प्रोफंडल को. और ए फोर्टिक जोन को बिल्कुल भी लाइट नहीं मिल रही होती है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं बेंथिक जोन, भी इसका नाम रखा जाता है. और लिमिनेटिक जोन वाला पार्ट है ना, ये वाला प्रोफंडल जोन में, इसमें याद रखना ये जनरली ओपन वाटर जोन भी हम इसको बोलते हैं. इसके अंदर हमारी रेड एल्गी पाई जा सकती है, और हाँ इसके अंदर मेनली रेड एल्गी पाई जाएगी. और ए फोर्टिक जोन में, अब ए फोर्टिक जोन वाले सबसे डीप सॉइल वाला है, मतलब डीप सी वाला है, लाइट कोई नहीं आ रही है, तो यहाँ पे कैसे एनिमल्स पाए जाएंगे? मैम. कीमोऑटोट्रॉप्स ना. कीमोऑटोट्रॉप्स. एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स और एक होता है कीमोऑटोट्रॉप्स. फोटो ऑटोट्रॉप जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाता है, कीमोऑटोट्रॉप जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड बनाता है. कोई कुछ बोल रहा था, मैम आगे नहीं बोला. बोला आकृति. मैम आपने बोला था कि रेड एल्गी जो है वो डीपेस्ट वाटर में पाई जाती है, और यहाँ पे तो आपने ऊपर ही बताया हुआ है ना. एक सेकंड. डीपेस्ट रेड, हाँ रेड एल्गी फोर्टिक में नहीं, रेड एल्गी आपका डिसफोर्टिक में पाई जाएगी. क्वेश्चन था बुक में, वो डिसफोर्टिक में पाई जाएगी. आपका क्वेश्चन था लेकिन पॉइंट से ही हाईलाइट किया उन्होंने. यहाँ वाले पार्ट में पाई जाएगी रेड एल्गी. एंड ए फोर्टिक में कीमोऑटोट्रॉप्स, बिकॉज फोर्टिक वाला जो है ना, इसमें तो सारे के सारे हमारे रूटेड वेजिटेशन आ जाएंगे. ओपन वाटर वाला ये. क्लियर है ये? यस मैम. Yes, ma'am. चलो इतनी चीजें क्लियर हैं. अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये लिख लो, जैसे कि कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशन किया है कि वो लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, मतलब लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं शेडेड प्लांट्स. शेडेड प्लांट्स का एक और नाम होता है स्कियोफाइट, उनको बोलता है ना.
यहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्कियोफाइट मेरे कौन कौन से हो सकता है। स्कियोफाइट होता है आपका मिंट प्लांट, जिनको हम लोग जरूरी नहीं होता घरों में हमको उनको रूफ पे ही रखना, हम उनको विंडो में या फिर बहुत शेड में भी रख सकते हैं। और एक क्या होता है हमारा मनी प्लांट, लिखो इसको। स्नेक प्लांट भी हो सकता है। कौन सा? स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट। यस मैम। स्नेक प्लांट बोलते हैं, स्नेक सांप। वो हो सकता है हाँ, शेडेड में। तो एलोवेरा भी हो सकती है ना। नहीं, एलोवेरा नहीं हो सकता। ग्रो करके देखना, एलोवेरा ग्रो करेगा क्या? इतना हो गया। अब मैम नहीं हो सकता एलोवेरा। PAR, PAR की रेंज लिख लो। 400 से 700 नैनोमीटर की। PAR का मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कितनी चाहिए? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन लिख लो इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज मैंने रफ स्लाइड एड की हुई है, नोट्स में नहीं आएगी स्लाइड। हो गया? यस मैम। हो गया ना सबका? यस मैम। चलो, अभी आते हैं हम लोग सॉइल पे। अभी सॉइल में देखो क्या क्या चीजें याद रखनी है। अभी सॉइल डायरेक्टली किसको इफेक्ट करता है? सबसे पहला पॉइंट लिख लो, सॉइल के फॉर्मेशन को क्या बोलता है? सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस। अब सॉइल हम लोगों को सबसे पहली चीज तो देखो, सॉइल आपका रीजन टू रीजन वैरी कर सकता है। अब रीजन टू रीजन अगर मेरा सॉइल वैरी कर सकता है, तो सॉइल के अंदर क्या क्या चीजें वैरी कर सकती है? लाइक सॉइल की कंपोजिशन कैसी है ना? सॉइल कैसे बनती है? जब हमारे रॉक्स की वेदरिंग होती है, बड़ी बड़ी चट्टानों वेदरिंग होती है उनकी, उससे बनती है ना। तो हमारा ये डिपेंड कर सकता है कि ये सॉइल कौन सी रॉक से बनी है, उसकी पेरेंट रॉक कौन सी है, उस पर डिपेंड कर सकता है। या फिर जो हमारी सॉइल, कुछ सॉइल ऐसी भी होती है ना जो एक जगह से ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे चली जाती है, ये मेरी सॉइल ट्रांसपोर्टेड है या नहीं है, ये भी। या फिर सॉइल के अंदर ग्रेन पार्टिकल साइज कैसा है, पार्टिकल्स का साइज कैसा है, मतलब हमारा सॉइल के अंदर सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये सारी चीजें भी आपका एक सॉइल की कंपोजिशन को डिसाइड करती हैं। तो अब देख लो जरा एनसीईआरटी क्या लिखता है। द हम नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, है ना। या फिर सॉइल आपका डिपेंड कर सकता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, कौन सी रॉक से वो बना है, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू। सॉइल हमारा ट्रांसपोर्टेड है या नहीं है, सेडिमेंट्री मतलब उसके अंदर कुछ सेडिमेंट्स प्रेजेंट है या नहीं है, सॉइल का डेवलपमेंट बेसिकली कैसा हुआ, ये सारी चीजें मिलके एक सॉइल को दूसरे सॉइल से डिफरेंशिएट कर सकती है। सॉइल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे सॉइल की कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर प्रेजेंट जो ग्रेन्स है उनका साइज क्या है, एग्रीगेशन, डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। दिस इज द इम्पोर्टेंट। बच्चों हाईलाइट करना जरा इसको, लाइन को। सॉइल को हम एग्रीगेट कर रहे हैं जो, उससे हमारा क्या पता चलेगा कि मेरी सॉइल की पर्कोलेशन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वाटर Percolation। होल्डिंग और पर्कोलेशन समझते हो आप? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि कितने टाइम तक वो वाटर को होल्ड करके रख सकती है ना। और पर्कोलेशन का मतलब क्या होता है? पर्कोलेशन का मतलब होता है कि सॉइल के थ्रू वाटर कैसे मूव कर सकता है। कुछ सॉइल तो ऐसी होगी कि एकदम बहुत हार्ड सी होगी, उसके थ्रू वाटर मूव ही नहीं कर पा रहा है। कुछ सॉइल ऐसी होती है जिनके अंदर से वाटर बहुत इजीली मूव कर जाता है। तो पर्कोलेशन का होता है किसी चीज को पर्कोलेट करना, मतलब उसके बीच में से पास ऑन हो जाना। मतलब किसी चीज को पर्कोलेट कर रहे हैं हम, उसको बीच में से चीर के निकल जाना, इस टाइप से। समझा पर्कोलेशन?
एंड वाटर होल्डिंग। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग विद पैरामीटर, ये भी डिफाइन मतलब बताएंगे कि मेरे सॉइल का पीएच कैसा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली सॉइल का पीएच कैसा है, उसके अंदर मिनरल्स कैसे हैं, उसकी टोपोग्राफी कैसी है, यही तो डिटरमाइन करेगा कि सॉइल मेरी फर्टाइल है या इनफर्टाइल है, उसके अंदर प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे। दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। Similarly, in the aquatic environment, sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सॉइल की कंपोजिशन कैसे डिसाइड होती है। सॉइल की कंपोजिशन डिसाइड होती है उसकी पेरेंट रॉक कैसी है, वो ट्रांसपोर्टेड है या नहीं है, उसका ग्रेन साइज कैसा है। सॉइल से क्या पता चलता है, सॉइल हमारे पर्कोलेशन बताता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी हमें उसका पता होना चाहिए सॉइल की कंपोजिशन से। इतनी चीजें याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। किसी भी एरिया का वेजिटेशन हम कैसे बता सकते हैं कि किस एरिया में ज्यादा क्रॉप ग्रो करेगी या नहीं करेगी, वहां की सॉइल को हम टेस्ट कर लेंगे, सॉइल का पीएच, सॉइल के मिनरल, सॉइल के टोपोग्राफी, ये सब चीजें सही है या नहीं है। मैम टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है सॉइल के ऊपर लेयरिंग कैसे है। टॉपिंग समझते हो, टॉपिंग वर्ड से याद रखा करो उसको। सॉइल की कितनी कितनी लेयर्स है वहां पे, जैसे सॉइल की आपको पता है ना 4 लेयर्स होती है। देखो लेयर्स बता देती हूँ। ए हॉरिजॉन सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, फिर बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन एंड डी हॉरिजॉन। तो इसमें हमारा क्या आपको याद रखना है, ए जो हॉरिजॉन होता है इसी के ऊपर प्रेजेंट होती है हमारी ऑर्गेनिक लेयर, जिसके अंदर प्लांट की रूट स्टिप होती है, या मोस्टली ए हॉरिजॉन के अंदर रूट्स पाई जाती हैं, या फिर सॉइल के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब ए हॉरिजॉन में पाए जाते हैं। बी हॉरिजॉन में सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स पाए जाएंगे, सी और डी में कुछ नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ रॉक्स होगी। तो डिपेंड करेगा कि इसकी टोपोग्राफी कितनी है, इसको बोलता है टोपोग्राफी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलो। मैम बेंथिक एनिमल्स का क्या मतलब है? देखो बेंथिक एनिमल्स देखो हमारे क्या होता है, यहाँ पे क्लाइन लिखा है, सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनिमल सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिंग एनिमल। पहले आपको पता होना चाहिए सेडिमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेडिमेंट? सेडिमेंट क्या होता है, किसी चीज का ना नीचे वाटर के अंदर किसी चीज का रुक जाना है। जैसे आपने वाटर एक ग्लास में लिया, उसके अंदर कुछ स्टोन डाल दिया तो नीचे सेडिमेंट, मतलब जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं सेडिमेंट। अब बेंथिक एनिमल्स में वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर के सबसे बॉटम में रहते हैं। तो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए बेंथिक एनिमल्स वो एनिमल्स है जो वाटर के बहुत बॉटम में रहते हैं, मतलब सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो वाटर के अंदर बहुत नीचे तक सेडिमेंट जा रही हैं। अब इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, अब और समझ में आएगा। दिस इन टर्न इंडिकेट टाइप्स ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड, कि किस टाइप के एनिमल्स हमारे वहां पे सपोर्ट हो सकते हैं। जैसे कि सेम कंसेप्ट हमारा एक्वेटिक एनवायरनमेंट में लगाया जाता है कि कोई एनिमल कितना ज्यादा सेडिमेंट हो रहा है, किसी एनिमल या फिर किसी वाटर की सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ये बताएगा कि वहां पे किस टाइप का बेंथिक एनिमल सर्वाइव कर सकता है। बेंथिक एनिमल जो बॉटम में रहता है वाटर के। ओके मैम। ठीक है, बताओ जल्दी से। जैसे कि मैंने आपको अभी वो जॉन पढ़ाया था ना, अरे वो स्लाइड्स डिलीट हो गई, तो सबसे लास्ट में मैंने आपको बेंथिक जॉन लिखाया था, तो सबसे एंड वाला पार्ट में जो सबसे बॉटम में रहते हैं उन्हीं को बेंथिक एनिमल्स हम बोलेंगे। यस मैम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिस्पॉन्सेस थ्रू एबायोटिक फैक्टर। अभी हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर पढ़े, कौन कौन सा एबायोटिक फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे? मैम लाइट, वाटर, हम लोगों ने पढ़ा वाटर, ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा टेम्परेचर, फिर हम लोगों ने पढ़ा लाइट, क्या पढ़ना है बच्चों कि इन चारों के चारों फैक्टर्स का मतलब, अब तक तो हम एबायोटिक एबायोटिक रिलेशन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे एबायोटिक और बायोटिक रिलेशन। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है कि
एबायोटिक फैक्टर्स का बायोटिक के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अब इसका इम्पैक्ट समझने के लिए आप लोगों को एक टर्म पता होना चाहिए पहले, होम्योस्टेसिस। पता है होम्योस्टेसिस क्या होता है? मेंटेन करते टेम्परेचर। टेम्परेचर या कुछ भी चीज होगी, मतलब अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, वही तो होता है ना होम्योस्टेसिस। यस मैम। मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। अब इंटरनल इन्वायरमेंट में आपके इंटरनल टेम्परेचर भी आ सकता है, आपका ऑस्मोटिक बैलेंस भी आ सकता है। ऑस्मोटिक बैलेंस और टेम्परेचर दोनों कंडीशंस आएंगी होम्योस्टेसिस में, ये चीजें आपको याद रखना है। अब मेन चीज आती है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने की रिक्वायरमेंट क्या है मेरे पास। आप खुद बताओ, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन। हम मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं। अगर सपोज करो मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो टेम्परेचर हाई होने का सबसे पहले इम्पैक्ट किसके पास ऊपर पड़ता है? एंजाइम्स वर्क करना बंद कर देंगे। एंजाइम्स एंजाइम्स की एक्टिविटी पे, एंजाइम्स की काइनेटिक्स पे सबसे पहले फर्क पड़ता है। अब एंजाइम्स की काइनेटिक मतलब एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की को स्पीड अप कराने का भी तो काम करता है ना वो। यस तो अगर मैम। मेरी एंजाइम्स की काइनेटिक्स अफेक्ट होगी तो मेरा वहां पे बायोकेमिकल रिएक्शंस भी अफेक्ट होंगे। मतलब मेरे जितने भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो, मतलब मेरी पूरी एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी उससे। मैं जो भी काम बहुत एनर्जेटिक वे में कर रही थी वो एनर्जेटिक वे में नहीं कर पाऊंगी, होगा ना। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पूरी बॉडी के एंजाइम्स की काइनेटिक्स भी मेंटेन रहे, बायोकेमिकल रिएक्शंस भी सब कुछ बहुत प्रॉपर्ली चलता रहे। तो मेरे को चाहिए कि मेरा बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहे। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 है ना। तो अब मेरे बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, मेरा बॉडी का टेम्परेचर इतना ही रहेगा ना, चेंज नहीं होगा। यस मैम। यस मैम। एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, हम लोग क्या हैं? वार्म ब्लडेड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एग्जैक्टली। तो वही कुछ कंसेप्ट हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। अभी देखो पहले एनसीईआरटी क्या लिखता है, हैविंग रियलाइज्ड दैट द abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time। मतलब बहुत सारी हैबिटेट्स की abiotic conditions टाइम के साथ चेंज होती रहती है। We now ask how do the organism living in such habitat cope or manage with stressful condition। अब हमारे पास मतलब हमने ये बोल रहे हैं कि मेरे आसपास का जितना एनवायरमेंट है, मेरे आसपास वाटर, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ये सारी चीजें ऐसी है जो टाइम टू टाइम चेंज होगी। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मुझे मेरे लिए यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन ये है कि इन चेंजिंग कंडीशंस पे, इन चेंजिंग कंडीशन से मैं कैसे कॉप अप कर सकती हूँ, कैसे मैं इनके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सकती हूँ, वो चीजें हम लोगों को यहाँ पे देखना है। बट before attempting to answer this question, we should perhaps ask first why a highly variable external environment should bother organism after all। वही जो मैंने अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि अगर बाहर का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो उससे मेरे ऊपर क्यों फर्क पड़ रहा है ना। तो आप लोगों ने टेम्परेचर वाला बताया कि अगर बाहर का टेम्परेचर हमारा चेंज होगा तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा उससे। One would expect that during the course of millions of years their existence, many species would have evolved a relatively constant internal environment। मतलब हमारी बॉडी का जो अंदर का एनवायरमेंट है वो कांस्टेंट बन चुका है। अब एक कांस्टेंट एनवायरमेंट में हमारी बॉडी को एक हैबिट हो चुकी है कि बायोकेमिकल रिएक्शन, ये जितनी भी एक्टिविटी है इसी टेम्परेचर में होगी। जैसे कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, तो हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस के लिए ही अडेप्टेड है। इसी टेम्परेचर में सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी, सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species।
दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल कुड बी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर या फिर ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स. Ideally, then organism should try to maintain the constancy of its internal environment. Ideally, कोई भी organism हमेशा try करता है कि उसका internal जो temperature है या internal atmosphere वो maintain रहे. उसी को हम बोलते हैं homeostasis, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे definition में लिखा था. Constant internal environment बनाने को ही हम बोलते हैं, मतलब उसको maintain रखने को बोलते हैं homeostasis. Despite varying external environmental conditions that tend to upset its homeostasis, let us take an analogy to clarify this important concept. Such a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 degrees Celsius and wishes to maintain it. So मतलब कोई एक इंडिविजुअल है वो अपनी मेनली जो फंक्शंस परफॉर्म करता है 25 डिग्री सेल्सियस में करता है एंड वो चाहते हैं कि उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहे. इवन व्हेन इट इज स्क्रॉचिंग हॉट और फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड, it could be achieved at home in the car. अब ये वो वाला कंसेप्ट आ गया. देखो अभी विंटर स्टार्ट हो रहा है, कितने बच्चे होते हैं जो विंटर्स में ना आप लोगों को ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता है. मेनली तो सुबह जब सुबह सुबह स्कूल जाना होता है मम्मी उठाती है, मम्मी नहा लो, एंड नहाते भी नहीं है, ऐसे ही जल्दी जल्दी से रेडी होकर स्कूल चले जाता है. पहली चीज तो होती है ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं करता है, होता है ना. वो ब्लैंकेट से निकलने का मन क्यों नहीं कर रहा होता है हम लोगों का. मैं भी ऐसी हूँ, विंटर्स में सबसे ज्यादा लेजी मैं विंटर्स में बन जाती हूँ. बताओ जल्दी से. क्योंकि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इंटरनल टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर डाउन हो रखा है. अब मैं क्या चाहूंगी कि मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अगर मैच नहीं करेगा तो मेरी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने शुरू होंगे, मेरे को सर्दी लगनी शुरू होगी. एंड सर्दी लगनी शुरू होगी तो मैं कुछ ना कुछ ट्राई करूंगी, या तो अपने पास हीटर लगा के रखूंगी, या मैं ब्लैंकेट में अपने आप को कवर करूंगी, या मैं बहुत सारे कपड़े पहनने का ट्राई करूंगी. ऐसे ही तो करूंगी ना मैं. ये तो बोलता है कि हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अब देखो ना अगर आप अपने आप को बचाओगे नहीं तो ऑब्वियसली बात है आपको फीवर आ जाएगा या फिर आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे. आपको सर्दी लगनी शुरू होगी तो आप अपने काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सेम चीज समर्स में है. समर्स में मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 है ना, बाहर का टेम्परेचर हाई रहता है उसकी कंपैरिजन में. अब बाहर का टेम्परेचर हाई है तो मेरे को गर्मी लगेगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने आप को ट्राई करूंगी कि मैं एसी में ही बैठे रहूं या कूलर या फैन एसी में ही रहूं. ट्राई करूंगी ना ये चीजें. यस मैम. अभी तो मतलब जितनी एक्टिविटीज मैं नॉर्मल टेम्परेचर में करती हूँ वही अभी का, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा अराउंड 15-20 दिन पहले तक ऐसा टेम्परेचर था कि हम लोगों को ना सर्दी लग रही थी ना गर्मी लग रही थी. एकदम परफेक्ट वाला एटमॉस्फेयर था ना उस टाइम पे. यस मैम. यस मैम. यस मैम. धीरे धीरे आप देखोगे धीरे धीरे विंटर्स इतनी ज्यादा बढ़ती रह जाएगी कि हम लोगों का मन ही नहीं करेगा कुछ भी करने का. हम लोग चाहे या तो हम लोग वही हीटर में बैठे या फिर हम लोग ब्लैंकेट्स के अंदर लेटे रहे. तो वही सारी चीजें होती हैं कि अब देखो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म या फिर आप बोल दो टोटल 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी कि वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं. पहले आते हैं मेरे रेगुलेटर्स, एक होते हैं मेरे कन्फॉर्मर्स और एक होते हैं पार्शियल रेगुलेटर. अब देखो रेगुलेटर में भी आपके 2 चीजें आती हैं. क्या आता है रेगुलेटर में, एक आता है मेरा फिजियोलॉजिकल मीन्स और एक आता है बिहेवियरल मीन्स. अब इसको आप ही मेरे को आंसर करोगे. फिजियोलॉजिकल मीन्स में सपोज करो मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर हो रखा है हाई, मतलब समर्स हो रखा है. तो मेरी बॉडी, अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरी बॉडी क्या करेगी अपने आप को समर्स में कूल डाउन करने के लिए. मैं नहीं करूँगी. स्वेटिंग होगा ना. या तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा मेरे को स्वेटिंग, जो कि मेरी बॉडी के अंदर एक कूलिंग इफेक्ट लेके आएगा. ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं विंटर्स में बाहर का टेम्परेचर बहुत डाउन हो रखा है, मेरी बॉडी क्या करेगी उस टाइम पे, शिवरिंग करेगी. शिवरिंग इज अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज. ये टाइप की एक्सरसाइज होती है जब उसमें बॉडी हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है. अब बॉडी हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है तो बॉडी अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रखना चाहती है.
ये दो चीजें। अब बिहेवियरल मीन्स में क्या आएगा, मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं एसी रूम में जाके बैठ गई, ठीक है, मैं धूप में निकल रही थी, मैं किसी शेडेड वाले एरिया में चली गई, मेरे को सर्दी लग रही थी, मैं ब्लैंकेट में जाके लेट गई, ये आएंगे हमारे बिहेवियरल मीन्स। लेकिन मैं करना क्या चाहती हूँ, अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना चाहती हूँ, टेम्परेचर को रेगुलेट मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती किसी भी कंडीशन में कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो। ये समझ में आया? तो रेगुलेटर्स की अगर मैं डेफिनेशन आपसे पूछूं बच्चों, क्या होगी रेगुलेटर की डेफिनेशन? रेगुलेटर्स आर दोज ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म हुए, विच इज एबल टू मेंटेन देयर होम्योस्टेसिस, जो अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन रखने में कैपेबल होते हैं। अब जो हमारे कैपेबल नहीं होते, बाहर के एम्बियंट, मतलब जो बाहर का एटमॉस्फेयर होता है ना, उसको बोलते हैं एम्बियंट एटमॉस्फेयर या एम्बियंट टेम्परेचर। एम्बियंट टेम्परेचर या फिर बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप का टेम्परेचर भी चेंज कर डालते हैं, उनको बोलते हैं हम आपके कन्फॉर्मर्स। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे। और पार्शियल रेगुलेटर्स क्या होता है? पार्शियल रेगुलेटर्स वो रेगुलेटर्स हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, सिर्फ एक लिमिट आती है जिसके बाद वो अपना टेम्परेचर चेंज कर ही डालता है। जैसे कि सपोज करो मैंने क्या किया, मेरे को बहुत सर्दी लग रही है, ठीक है, मेरे को सर्दी लग रही है, मैं ब्लैंकेट में लेटी हूँ, बहुत देर तक लेटी रही, लेकिन फिर ब्लैंकेट में लेटे लेटे भी मेरी सर्दी गायब नहीं हो रही, तो एक टाइम के बाद आके मैं क्या करूंगी, मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लूंगी। मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो एनिमल्स कर सकते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज, उनको बोलते हैं हम आपके पार्शियल रेगुलेटर्स। बस इसमें क्या आता है, सिर्फ एक ग्राफ आता है क्वेश्चन में। अगर मैं आपसे कन्फॉर्मर्स का ग्राफ पूछूं बच्चों, यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटर्नल टेम्परेचर और यहाँ पे मैंने लिखा इंटरनल एटमॉस्फेयर, इंटरनल टेम्परेचर। तो रेगुलेटर्स तो मेरे क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल और इंटरनल को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये वाला ग्राफ तो मेरा रेगुलेटर का हो गया। कन्फॉर्मर क्या कर डालता है, चेंज कर डालते हैं, जैसे जैसे एक्सटर्नल चेंज करेगा वैसे वैसे इंटरनल चेंज करेगा। और पार्शियल रेगुलेटर का क्या होगा सीन, वो एक दोनों की लेवल तरह तक बिहेव करते हैं। रहेगा और फिर ऐसे चलता रहेगा। ये होगा मेरा पार्शियल रेगुलेटर। बताना जरा, ये समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया है? आया समझ सबको? यस मैम। ये हमारा वही ग्राफ है जो हमारी एनसीईआरटी देती है। चलो ये सारी चीजें तो वही लिखे हुए हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे, जैसे कि आता है एक टर्म जो मैंने अभी आपको कन्फॉर्मर्स समझाया। तो कन्फॉर्मर्स के बारे में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो सीख लो क्या होता है कन्फॉर्मर। सबसे पहले मेरे को बताओ क्या हुआ उनमें, कौन से ऑर्गेनिज्म मैम कोड कन्फॉर्मर्स ब्लड बोले? डेफिनेशन क्या लिखोगे? Organism whose internal environment are highly affected by external factors. अरे ऑर्गेनिक अफेक्टेड तो दोनों में होगा, यहाँ पे होमोस्टेसिस को मेंटेन रहेगा, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेंटेन, Highly influenced by external factors. हाईली इन्फ्लुएंस दोनों होंगे बेटा। कैन नॉट मैम highly इंटरनल influenced- एनवायरनमेंट को चेंज कर लेते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से। कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं रख पा रहे हैं, उनको बोलेंगे कन्फॉर्मर्स एनवायरनमेंट। दीज आर नॉन एज कन्फॉर्मर्स, ठीक है? यह समझ में? Yes ma'am. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लॉस और गेन ऑफ हीट किसका फंक्शन होता है? सरफेस एरिया का। अब ये सरफेस एरिया का मतलब क्या है यहाँ पे? स्मॉल एनिमल्स, मतलब जो छोटे साइज के एनिमल्स हैं, उनके पास सरफेस एरिया लार्ज होगा, स्मॉल होगा? Large.
लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम होगा, और स्मॉल, सॉरी स्मॉल का तो हो गया, लार्ज एनिमल्स का इसका अपोजिट होगा, स्मॉल। है ना, स्मॉल सरफेस एरिया बाय, इसको प्रूफ करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है ना, वही क्यूब बना के दिखाते हैं, क्यूब का सरफेस एरिया निकाल दो, वॉल्यूम निकाल दो, करके दिखाऊं प्रूफ? देखो नो जरा, मैम। कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, आप लोगों को याद रहेगा फिर चीजें ये। इसका है 1 सेंटीमीटर, इसको ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया बताना क्यूब का क्या होता है, 6a², और वॉल्यूम क्या होता है, ए का क्यूब। क्यूब। वैल्यू निकालना, किस में ज्यादा आएगी वैल्यू, सरफेस एरिया बाय में 1, 1। 6, यहाँ पे 6 इंटू 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 ये कट हुआ, 3 2 जा 6। तो देखो स्मॉल एनिमल्स के पास लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम होता है, दैट्स व्हाई स्मॉल एनिमल्स क्या करते हैं, दे लूज बॉडी हीट, ज्यादा बॉडी हीट लूज करते हैं, दे लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। लेकिन अगर हम इसको वैसे समझे कि किसी का कोई एनिमल है, उसका साइज छोटा है, उसका सरफेस एरिया भी छोटा हम मानते हैं, नॉर्मली अगर हम देखें सरफेस एरिया छोटा है तो हीट भी हम मान लेते थे कि ऑब्वियसली कम ही होगा उसके बॉडी से लूज। एक बड़ा सरफेस एरिया है मेरे पास, बड़े साइज का एनिमल है, उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा बॉडी की हीट लूज होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। देखो साइज छोटा है लेकिन सरफेस एरिया ज्यादा है, उसका साइज छोटा है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, इसलिए वो बॉडी से हीट ज्यादा लूज करेगा। ये क्वेश्चन आ जाता है, स्मॉल एनिमल्स अपना लूज करते हैं बॉडी हीट वेरी फास्ट, ऐसे ऐसे करके, है ना। इसका मतलब सो दे एक्सपेंड एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म, मतलब इनको एनर्जी ज्यादा जनरेट करने की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? यस मैम। ज्यादा एनर्जी फिर इनको जनरेट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बॉडी से हीट भी ज्यादा ही लूज कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने वो सुना होगा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके ईयर्स छोटे होते हैं, ये किसी के बड़े साइज के होते हैं, क्यों होते हैं वो? इसीलिए देखो, क्योंकि उनके ईयर्स छोटे इसलिए बनाए जाते हैं, छोटे ईयर्स होंगे तो वहां से बॉडी का सॉरी छोटे ही बड़े साइज के बनाए जाएंगे ना ईयर्स। बताओ, होना तो चाहिए बड़े साइज का ही। छोटे साइज के होते हैं। मैमल्स जो होते हैं उनके ईयर्स छोटे बनाए जाते हैं ताकि वहां से हीट लॉस मिनिमम हो पाए, बिकॉज ईयर बना रहे हैं, पूरी बॉडी नहीं बना रहे हैं, छोटे साइज के ईयर्स बनाए जाते हैं बॉडी लॉस को, वो भी समझाऊंगी एडेप्टेशंस में, उसको देखो। अभी स्मॉल एनिमल्स भी आता है, स्मॉल एनिमल्स में चीज आपको याद रखना है, लार्ज सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम होता है, और उनकी बॉडी से जो हीट होता है वो ज्यादा अमाउंट में लॉस हो जाता है, याद रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्मॉल एनिमल्स कभी भी पोलर रीजन्स में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन ये बनेगा, स्मॉल एनिमल्स पोलर रीजन्स में क्यों नहीं पाए जाते, बिकॉज स्मॉल एनिमल्स है बट लार्ज सरफेस एरिया, बॉडी हीट ज्यादा लूज करते हैं वो। लिख लो इसको, रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स का मतलब समझते हो ना, सर्दी Yes, बहुत ma'am. ज्यादा होती है वहां पे। रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। तो सिर्फ मैंने अब तक क्या सिखाया, यहाँ पे कन्फॉर्मर्स की डेफिनेशन बताई। कन्फॉर्मर्स के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर से हीट को लॉस और गेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा स्मॉल एनिमल्स का होता है, लार्ज एनिमल्स का स्मॉल सरफेस एरिया होगा तो बॉडी हीट भी कम ही लॉस होगा वहां पे। वो इसीलिए आपका जितने भी पोलर रीजन होते हैं बड़े बड़े साइज के एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहां से कम हीट लॉस हो। ऑलरेडी वहां पे टेम्परेचर नेगेटिव होता है, नहीं तो बेचारे फ्रीज हो जाएंगे वहां पे। हुआ कुछ क्लियर?
यस मैम। Yes, ma'am. बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना लेक्चर? चैप्टर ही वैसे बोरिंग है। ट्राई कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो पाए इंटरेस्टिंग वे में पढ़ ले। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, बट मैं ऐसे चाहती हूँ बच्चों ये चैप्टर ना आप लोगों का बोर्ड एग्जाम्स और नीट दोनों के लिए क्लियर हो जाए। ये तो बोर्ड एग्जाम्स में तो बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें उनको पढ़ा के फटाफट से फिनिश कर देंगे। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस मैम एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। अरे बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये लिखे आओगे क्या? मैम अनफेवरेबल से फेवरेबल कंडीशन में चले जाना। टेम्पररी मूवमेंट फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट से हॉस्पिटेबल एरिया में मूव करना। हॉस्पिटेबल एरिया का मतलब ये मत समझना वहां भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे। फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे फेवरेबल अवेलेबल एरिया है। में मूव करना एंड पूरी डेफिनेशन लिखना एंड देन रिटर्न, वापस रिटर्न भी करा देना इनको। रिटर्न व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रीअपियर। फेवरेबल कंडीशन रीअपियर तो याद रखोगा, अगर कोई भी माइग्रेशन पूछता है तो पूरी बात बताया करो। अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में मूव करेंगे और जब उनके सेम पहले वाले एरिया में ही फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी वापस से रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है बर्ड्स का। एक आप लोग राजस्थान गए हो अच्छा कभी घूमने के लिए? तो मैम राजस्थान में एक नेशनल पार्क है क्योलेडो, भरतपुर में है। ये क्वेश्चन आता है, ये क्योलेडो नेशनल पार्क है भरतपुर राजस्थान। ज्योग्राफी में बहुत पढ़ा है। हाँ ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अभी बायो में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे ना बहुत सारी बर्ड्स आती है माइग्रेट होके। कहाँ से आती है माइग्रेट होके बर्ड? साइबेरिया। साइबेरिया कहाँ पे है? रशिया में है ना? रशिया। रशिया में है, तो रशिया से देखो इंडिया में आती है बर्ड्स एंड वहां पे लोग जाते भी हैं इन बर्ड्स को देखने के लिए। ये चीज आपको याद रखना है। इसीलिए इनको साइबेरियन बर्ड्स भी बोल देते हैं। साइबेरियन बर्ड्स माइग्रेशन दिखाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आती हैं एक ही टाइम पे। क्लियर? माइग्रेशन। यस मैम। एक चीज होता है सस्पेंड। अब देखो इसको ना अपनी अपनी लाइफ से रिलेट करके देखना। लाइक दिखा। लास्ट स्लाइड ये वाला, इनको ना रिलेट करके देखना। कैसे रिलेट करोगे? आप लोगों को सर्दी लग रही है ना? कुछ बच्चे हमारे रेगुलेटर होंगे। रेगुलेटर मतलब अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सर्दी नहीं लगती है। खाली बैठे तब ज्यादा सर्दी लगती है। कुछ बच्चे होंगे कन्फर्मर्स, जो सर्दी लग रही है तो ब्लैंकेट में जाके लेट जाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ाई छोड़ देंगे, माइग्रेट कर जाएंगे पढ़ाई से। और कुछ बच्चे होंगे सस्पेंड कर जाएंगे। सस्पेंड मतलब नीट का ख्याल ही छोड़ देंगे। 4 टॉपिक्स याद रखने हैं यहाँ पे। रेगुलेटर, कन्फर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर याद रखना चाहो रख लेना। फिर माइग्रेशन करा सकते हैं या फिर सस्पेंड हो सकते हैं। अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के तरीके हैं ये, कि हमारे ऊपर एबायोटिक फैक्टर्स जब अटैक करेंगे तो हम कैसे अपने आप को सर्वाइव कराने की कोशिश करेंगे। चलो सस्पेंड वाला लिखो। सस्पेंड का मतलब क्या होता है? कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि अगर आप लोगों में से कोई मेरी क्लास में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा कर रहा है तो मैं उसको हद से क्या कर सकती हूँ? क्लास से सस्पेंड कर सकती हूँ कि आप मेरी नेक्स्ट 2 क्लासेस में नहीं आओगे। ये तो कर सकती हूँ ना? यस के लिए उनको गायब कर देना। सेम सस्पेंड वाला जो कैरेक्टर है ये मेरा बैक्टीरिया में देखने के लिए मिल सकता है, फंजाई के अंदर देखने के लिए मिल सकता है और कुछ लोअर प्लांट्स के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अब ये मेरा क्या करते हैं, जैसे ही इनके पास आती है अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशंस में इनका मेटाबॉलिक रेट हो जाता है बहुत स्लो। तो ये सब के सब क्या करते हैं, अपने ऊपर कुछ थिक कवरिंग बना लेते हैं या फिर थिक वॉल्ड कोई, या फिर एक वर्ड आपने सुना होगा एंसेस्टेशन।
अपने ऊपर एक थिक वॉल स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब अपने आप को स्ट्रेसफुल कंडीशन से दूर रखने के लिए एक अपने ऊपर एक बहुत थिक सी लेयर बना लेते हैं। बस इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर एनिमल्स के केस में आपको मेनली याद रखना है, ये तो केस हुआ हमारे बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स का। अब एनिमल्स में आप लोगों ने दो टर्म सुनी होगी, एक होता है विंटर स्लीप। कुछ एनिमल्स होते हैं जो विंटर टाइम में स्लीप पे चले जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो समर टाइम में स्लीप पे चले जाते हैं। विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। या हाइबरनेशन। विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन एंड समर स्लीप इज नोन एज एस्टिवेशन। मतलब हाइबरनेशन में वो एनिमल जाएंगे वो जो विंटर टाइम में नहीं रह सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, सारे विंटर्स में चले जाते हैं सोने के लिए। एग्जाम्पल आप लिख लो, हमारे बियर गोज इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। एंड समर्स में हमारे कौन जाते हैं? समर्स में जैसे कि हमारे स्नेल हो गया और फिश हो गया, ये सब चले जाते हैं हमारे एस्टिवेशन पे। मैम लेजर। कौन? हाँ, लिजार्ड भी जाती है। हमारी जो आंट्स होती है, चींटियां, वो भी तो होती है ना, विंटर्स में छिप जाती है, पूरी गर्मियों में मेहनत करती है बेचारी, सर्दियों में छिप जाती है ना। यस मैम। ये वाली चीज है। कितना क्लियर हुआ आप लोगों को सस्पेंड वाला टॉपिक? यस मैम। मैम अब चलते हैं कुछ एडेप्टेशंस पे। आज हम लोगों ने बहुत कम ही कवर किया यार, 1 आवर हो गया, पता भी नहीं चला क्लास का। मैम फिश कैसे हो सकता है मैम? क्या हो सकता है बेटा? फिश, मैम हाँ फिश फिश होता है, लेकिन कैसे सारी समर फिशेज स्लीप नहीं में? होती। सारी फिशेज नहीं होती, बट कुछ फिशेज होती हैं जो समर्स पे स्लीप पे चली जाती हैं। क्योंकि समर्स टाइम में क्या होता है, जो हमारा वाटर बॉडीज होते हैं उनका टेम्परेचर वाटर का बहुत हाई हो जाता है, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो समर स्लीप पे जाना प्रेफर करती है। चलो ओके मैम। अडेप्टेशन कर लेते हैं। अडेप्टेशन तो आप लोगों को पता तो है ही क्या होता है। अपनी बॉडी को देखो, अब तक तो वो चीज थी कि हम कुछ ना कुछ चेंज कर रहे थे अपनी बॉडी के अंदर। अभी सपोज करो मेरे को सर्दी लग रही है तो मैं यहीं पे बैठ के पढ़ाई भी नहीं कर सकती हूँ, ब्लैंकेट में भी नहीं ले सकती हूँ, यहाँ से इधर उधर कहीं दूसरी जगह, मतलब कहीं पे समर वाले एरिया में भी नहीं जा सकती हूँ, या फिर मैं पढ़ना छोड़ भी नहीं सकती हूँ। कोई जो ऑप्शन नहीं है। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अडेप्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी को। ये वो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बच जाता है अडेप्टेशन का। तो अडेप्टेशन की अगर मैं आप लोगों से डेफिनेशन पूछूं तो क्या डेफिनेशन दोगे मेरे को अडेप्टेशन की? जैसे कि एग्जाम्पल ले लो डेजर्ट प्लांट्स का। डेजर्ट प्लांट्स के पास जो वाटर होता है वो बहुत कम अमाउंट होता है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन को मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। तो हमारे डेजर्ट प्लांट्स ने अपने आप को ऐसी ही कंडीशन में सरवाइव रखने के लिए अपने अंदर एडेप्टेशंस किए, अपनी लीव्स को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर लिया, है ना, अपने स्टोमेटा को मोस्टली क्लोज रखना शुरू कर दिया, इस टाइप से। तो ये एडेप्टेशन देखने के लिए मिली उनके अंदर। तो एडेप्टेशन देखो, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, ये मतलब हम अपनी बॉडी में भी कोई चेंज ला रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, और ये आपका बिहेवियर भी हो सकता है, बिहेवियरल एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इन 3 एस्पेक्ट्स में हम बात करते हैं कि उसने एडेप्टेशन किया, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है, दैट अनेबल इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट। उसी को तो एडेप्टेशन बोलेंगे ना हम लोग। और एडेप्टेशन याद रखना, एडेप्टेशन वो होता है जो जेनेटिकली भी होता है। एडेप्टेशन इनकॉर्पोरेट हो जाता है हमारे जीन्स में, इनकॉर्पोरेट इन जीन्स, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन में भी वो एडेप्टेशन हमारा ट्रांसफर होगा। और एडेप्टेशन हेरिटेबल होता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब हमारी एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स देती है। पहला एडेप्टेशन हमें देखने के लिए मिला कंगारू में, या कांगरू रेट में। इसका साइंटिफिक नेम पता है किसी को? डाइपोडर्मिस। स्कूल में नहीं हुआ क्या आपका ये चैप्टर?
मैम अभी रो रहा है। करते हैं ना। चलो देखो, ये कांगरू रेट जो रेड जो है ये कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में। नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में ये आपका पाया जाता है, एंड it is capable to meet its internal water requirement by oxidation of fat, where water is a fat byproduct. इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स एरिया में पाया जा रहा है। डेजर्ट्स एरिया में ऑब्वियसली इसके पास क्या है, वाटर की कमी है, तो इसने अपने अंदर क्या किया, इसने अपने अंदर एडेप्टेशन किया, अपने बॉडी के इंटरनल वाटर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए इसने ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करना स्टार्ट किया। जब भी हम फूड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जो कि होता है वाटर। तो इसने वाटर यहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया एज कंपेयर टू बाहर से, बिकॉज बाहर से तो उसको मिल ही नहीं रहा था, डेजर्ट वाले एरिया में रहता है। और इसके अलावा देखो, फैट ऑक्सीडेशन, सॉरी फूड नहीं, फैट, फैट का जब भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो फैट के ऑक्सीडेशन में बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है वाटर। इसने मोस्टली अपने अंदर फैट एक्यूमुलेट करना शुरू किया और उस फैट का ऑक्सीडेशन करके वहीं से वाटर लेना शुरू कर दिया। अब वाटर तो ये मिल रहा है इसको, इसके साथ साथ ये अपने बॉडी से कम वाटर लॉस हो, उसके लिए वो क्या करेगा, इसने अपने यूरिन को कैसा बना लिया, कंसंट्रेटेड इसने यूरिन को बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मिनिमम लॉस हो पाए। और इसने क्या किया, इट प्रिवेंट वाटर लॉस बाय लिविंग इन ब्यूरोज। इसने ब्यूरोज में रहना शुरू कर दिया डे टाइम में, बिकॉज डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है, लाइट की इंटेंसिटी हाई होगी तो उसको वाटर चाहिएगा, तो ये डे टाइम में तो क्या होने लगा, अपने ब्यूरोज में रहने लगा, नाइट टाइम में घूमने लगा। आया समझ में क्या क्या इसने किया? पहला एडेप्टेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, जिसका बाई प्रोडक्ट था वाटर, यूरिन को कंसंट्रेटेड बना दिया और डे टाइम में ब्यूरो के अंदर रहना शुरू कर दिया। नेक्स्ट एडेप्टेशन देखो, सेकेंड एडेप्टेशन बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स के अंदर एडेप्टेशन आपको पता है क्या क्या हो सकती हैं? मैम एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखा दो। ये देखो, बैक स्लाइड दिखाया ना बैक, इससे भी बैक दिखाना है क्या? ये देखो, हो गया, आगे चले। यस मैम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एडेप्टेशन बाय प्लांट्स। प्लांट्स ने अपने अंदर एडेप्टेशन किया। सबसे पहली चीज प्लांट्स ने अपने अंदर एडेप्टेशन किया वाटर को लॉस करने का। वो कैसे? अब आपको पता है वाटर सबसे ज्यादा लॉस किससे होता है? ट्रांसपिरेशन। जितना भी प्लांट्स वाटर लेते हैं ना, तो उसका 99% ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस हो जाता है, 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट्स ने अपनी लीव्स के ऊपर, और ये प्लांट्स कौन से वाले प्लांट्स हैं हमारे? डेजर्ट वाले प्लांट। इन्होंने अपनी लीव्स के ऊपर एक थिक कोटिंग लगाना शुरू कर दिया, थिक कोटिंग लगाना शुरू कर दिया। उस कोटिंग को बोलते थे क्यूटिकल। प्लांट्स ने अपनी लीव्स के ऊपर एक थिक वैक्सी कोटिंग बोल देते हैं, उसने अपना स्टार्ट किया क्यूटिकल, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर मिनिमाइज हो गया। लॉस ऑफ वाटर गेट मिनिमाइज्ड। पहला एडेप्टेशन तो ये हुआ। नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या हो सकता है? स्पाइन्स, कैम प्लांट्स। इन्होंने अपने आप को कैम प्लांट्स में कन्वर्ट किया, मतलब इनका जो फोटोसिंथेटिक पाथवे था, इन्होंने वो कैम यूज किया। कैम का काम क्या होता है? कंजर्व वाटर। सिर्फ इतना याद रखना, कैम जो एक अडेप्टेशन है इनके अंदर, वो इनको हेल्प करती है वाटर को कंजर्व करने में। और इन्होंने अपने स्टोमेटा को कैसा बनाया? मेनली क्लोज रखना शुरू कर दिया, या फिर सनकन स्टोमेटा भी बोलते हैं ना इसको, सनकन स्टोमेटा इन्होंने इसको बनाना शुरू कर दिया। और
कुछ प्लांट्स ने अपने अंदर क्या किया, अपनी लीव्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, स्पाइन्स। कन्वर्ट कर दिया, ये इन्होंने काम किया। फिर उसके बाद अपने स्टोमेटास को डीप पिट्स में ले जाना शुरू कर दिया, मतलब लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं ना, उनके अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया, टू मिनिमाइज वाटर लॉस, टू मिनिमाइज वाटर लॉस। ये पॉइंट्स हमारे, मतलब ये एडेप्टेशंस यूज की हमारे डेजर्ट प्लांट्स ने। नेक्स्ट एडेप्टेशन आती है मैमल्स की। मैम एक बार बैक दिखा दीजिए। ये देखो, बच्चा आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है ना यहाँ पे जिसका इवनिंग में स्कूल होता है? नो मैम। नो मैम। अगर है तो हैंड रेज करके बताना मेरे को। अगर नहीं है तो मैं आप लोगों की एक एक्स्ट्रा क्लास रख सकती हूँ 4 बजे। आई मैम वांट 3 बजे रख लीजिए। इस वीक में चैप्टर फिनिश कर दूं मैं आपका बिफोर संडे। 3 बजे हो रखे गया मैम। हो गया। चलो फिर नेक्स्ट आता है एडेप्टेशन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर एडेप्टेशन इन कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में मैमल्स के अंदर एडेप्टेशन। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, सर्दियों में हम लोग कैप पहनना क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों हमारी मम्मी बोलती है बेटा स्कूल जाने से पहले कैप लगा लो। कैप लगाने से ईयर्स के क्या करता है, ईयर्स के थ्रू हमारा सर्दी लगती है ना। अच्छा, कैप पहनने से सर्दी रुकती है कुछ? थोड़ा मिनिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज हो जाता है बिकॉज ईयर से हमारा हीट लॉस होता है। तो मैमल्स के अंदर क्या हुआ, एडेप्टेशन हुआ शॉर्टर लीव्स, शॉर्टर ईयर्स का, टू मिनिमाइज हीट लॉस, मिनिमाइज हीट लॉस। एंड इसी को हम बोलते हैं एलन्स रूल। दिस इज इम्पोर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलन रूल बहुत पूछा जाता है। एलन रूल कुछ नहीं है, मैमल्स के अंदर एक एडेप्टेशन हुआ हीट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। शॉर्ट ईयर, जितने छोटे ईयर्स होंगे उतना ही हीट वहां से कम लॉस होगा। ठीक है, यस मैम। चलो ये हुआ। और इसके अलावा एक और हो सकता है, जैसे कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो सील्स। सील्स एक एक्वेटिक मैमल है। तो ये क्या करता है एक्वेटिक मैमल, इसने भी अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन किया। इसने क्या एडेप्टेशन किया, इसकी जो स्किन थी, स्किन के नीचे वाली साइड में ना एक एक्स्ट्रा थिक लेयर बना लिया। एक्स्ट्रा थिक लेयर को उसको हम बोलते हैं ब्लबर। ब्लबर क्या है, एक थिक लेयर है। किसकी थिक लेयर बनाएगा ये? ऑब्वियसली फैट की बनाएगा। थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन या बिलो द स्किन लिख लेना। जो लेयर एकदम इंसुलेटर की तरह काम कर रही थी उसकी बॉडी के अंदर, अब इसने अपनी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा थिक लेयर, जैसे कि ब्लैंकेट हम अपने ऊपर डाल लेते हैं तो हम लोगों को सर्दी कम लगती है, ऐसे इसने अपने ऊपर ब्लैंकेट ना लगाने के बजाय अपनी स्किन के अंदर फैट की एक लेयर बना लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिड्यूस excessive loss of body heat। ये हुआ एडेप्टेशन। क्लियर है? यस मैम। किसी का कोई डाउट? सस्पेंशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मैम डायापोज बता दो बेटा। देखो अभी मैंने आपको बताया ना आकृति, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। तो डायापोज एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी डेवलपमेंट रुक जाती है, अरेस्ट हो जाती है उसकी बॉडी डेवलपमेंट, उसको बोलते हैं डायापोज। तो ये हाइबरनेशन जो एस्टिवेशन वाला पीरियड है उनमें उसकी ग्रोथ रुक जाती है, डेवलपमेंट पीरियड का अरेस्ट हो जाना, दैट
दिस इज नोन एज डायापोस, या एक डोरमेंसी वाला पीरियड भी आप उसको बोल सकते हो, या फिर डेवलपमेंटल अरेस्ट हो जाना, डेवलपमेंट का अरेस्ट हो जाना, या आपकी बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस का शट डाउन हो जाना कुछ टाइम पीरियड के लिए, ये सब। ओके मैम। चलो, तो ये हुआ थर्ड अडेप्टेशन। नेक्स्ट अडेप्टेशन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट अडेप्टेशन था डेजर्ट लिजार्ड्स में। अडेप्टेशन इन डेजर्ट लिजार्ड, सोच सकते हो डेजर्ट लिजार्ड ने क्या अपने अंदर अडेप्टेशन किया होगा। फिर इससे नेक्स्ट अडेप्टेशन करेंगे, फिफ्थ वन वाला, अडेप्टेशन एट हाई एल्टीट्यूड्स इन ह्यूमंस। जो हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशंस हुए। चलो, सबसे पहले डेजर्ट लिजार्ड से स्टार्ट करो। बताओ। अब डेजर्ट लिजार्ड से, डेजर्ट्स में क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है नहीं होती है? यस मैम। ज्यादा होती है। मैम हाइड हो जाते हैं अपने ब्यूरो हाँ, बस ब्यूरो से। ये होता है, अपने आप को लाइट की हाई इंटेंसिटी बताने के लिए अपने आप को शेड में रखना शुरू कर दिया, अपने कंफर्ट लेवल में जाने के लिए, मूव इनटू शेड। बस इतना अडेप्टेशन है इनका। मेनली क्वेश्चन जो साइबेरियन वाला बताया था ना मैंने आपको, वहां से क्वेश्चन आता है आपका। जनरली तो कांगरू रेट से भी आ जाता है, एक एलेंस रूल से क्वेश्चन आ जाता है। और हाई एल्टीट्यूड इन ह्यूमंस वाला, अब जितना ज्यादा आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो वहां पे लो ऑक्सीजन होती है नहीं होती है? यस मैम। अब लो ऑक्सीजन होती है तो जहाँ पे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे लो ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन कम है, उससे क्या बढ़ेगा आपका, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा। यस। बस हाई एल्टीट्यूड पे ये अडेप्टेशन हुआ एनिमल्स के अंदर। जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, लो ऑक्सीजन को कंपनसेट करने के लिए उनकी बॉडी ने बहुत सारे आरबीसीज का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी जो एनर्जी ऑक्सीजन की नीड है वो बहुत सारे आरबीसीज पूरी कर पाए। या फिर उनका जो बाइंडिंग कैपेसिटी था हीमोग्लोबिन का, वो भी डिक्रीज कर दिया। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से उनका ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो गया था। ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रही हूँ इसलिए राइटिंग गंदी आ रही है। तो इसका मतलब जो हाई एल्टीट्यूड्स पे, जो हिमालयाज वाले रीजन्स में लोग रहते हैं, उनके अंदर क्या मिलेगा, उनके अंदर आरबीसी का काउंट ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा, एज कंपेयर टू वो एनिमल जो प्लेन्स पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं। Yes, यस ma'am. बस यही अडेप्टेशन आपको याद रखना है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं सारे अडेप्टेशंस को। सबसे पहले कंगरू रेट के अंदर नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट में पाया जाता है। इसने क्या किया, फैट का ऑक्सीडेशन करके वहां से वाटर को यूज कर लिया, वाटर को लॉस कम करने के लिए यूरिन अपना कंसंट्रेटेड बनाया और डे टाइम में ब्यूरो के अंदर रहना शुरू कर दिया। प्लांट्स ने क्या किया, प्लांट्स ने अपने अंदर क्यूटिकल्स बनाने शुरू कर दिए, थिक वैक्सी लेयर बनानी शुरू कर दी लीव्स के ऊपर, ताकि वहां से वाटर लॉस ना हो। कैम पाथवे यूज किया, कैम पाथवे के थ्रू वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। स्टोमेटा को क्लोज और सनकन बनाना शुरू किया, लीव्स को स्पाइन्स में कन्वर्ट कर दिया, स्टोमेटा को डीप पिट्स के अंदर माइग्रेट कराना शुरू कर दिया। डीप पिट्स मतलब छोटे छोटे गड्ढे टाइप से स्ट्रक्चर्स। एडेप्टेशन मैमल्स के अंदर एलेंस रूल लगाया गया, शॉर्टर ईयर्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। सील्स एक एक्वेटिक मैमल होता है, इसको भी लिख लो, एक्वेटिक मैमल ये होता है। इसने क्या किया, अपने अंदर से बॉडी हीट को कम से कम लॉस करने के लिए अपनी स्किन के अंदर की साइड में ब्लबर लेयर बना लिया। ब्लबर एक फैट की थिक सी लेयर होती है, जिसकी वजह से कम हीट इसकी बॉडी से रिलीज हो। डेजर्ट लिजार्ड्स ने अपने आप को हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाने के लिए शेड्स में जाना शुरू कर दिया। और ह्यूमंस के अंदर जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके अंदर आरबीसी का काउंट ज्यादा पाया जाने लगा, बिकॉज वहां पे हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। सिंपल। यस मैम। चलो फिर आज यहीं तक रखते हैं।